इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जब इंसानी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। पृथ्वी पर तो ग्लोबल वार्मिंग और लोगों के बीच तनाव और झगड़े एकदम से बंद हो चुके थे। सभी लोग काफी अच्छी तरीके से रहते थे और खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते थे। अब तो स्पेस एक्सप्लोरेशन भी काफी अच्छी तरीके से होने लगा था और कई सारी स्पेसशिप बनाकर अलग अलग प्लेनेट पर भी जाया जा रहा होता है। यहाँ हम अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर मैक्स नाम का एक आदमी मौजूद था। मैक्स तो लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैक्स को तो काम मिला था कि वो टारगेटेड प्लेनेट पर जाकर वहाँ के कुछ सैंपल्स लेकर आए, जो कि शायद उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाले ने कहा था। इसीलिए मैक्स बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता ही रहता है। तभी अचानक मैक्स की स्पेसशिप से एक बड़ा सा एस्टेरॉइड टकरा गया था और अब उसकी स्पेसशिप थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसे कि कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं। मैक्स अब खुद को बचाने के लिए अपनी स्पेसशिप के डायरेक्शन को पास ही वाले एक प्लेनेट की तरफ मोड़ देता है। देखते ही देखते मैक्स उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के अंदर चला गया था और अब वो उस प्लेनेट की जमीन पर लैंड कर जाता है। मैक्स की स्पेसशिप तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। इसीलिए फिलहाल के लिए मैक्स बाहर निकलता है और उस अनजान प्लेनेट को देखने लगता है। चौंकाने वाली बात ये हुई कि उसने अभी तक इस प्लेनेट के बारे में ना ही सुना था और ना ही यहाँ पर कोई एक्सप्लोरेशन के लिए टीम आई थी। इसीलिए अब थोड़ा जिज्ञासा की भावना लेकर मैक्स आगे बढ़ने लगा होता है। तभी अचानक उसे थोड़ी ही दूरी पर एक अजीब तरीके का क्रिएचर दिखाई दे रहा था, जो कि किसी चीज को खा रहा होता है। मैक्स तो उसे बहुत ही घूर के देखने लगा कि आखिर ये क्या है और ये क्या कर रहा है। लेकिन उस जगह पर ज़ेफ नाम का एक और आदमी था जिसने कि मैक्स को गन पॉइंट पर ले लिया होता है। ज़ेफ एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा था जिससे कि मैक्स को समझ में नहीं आता। इसीलिए मैक्स ने अपनी कान के अंदर एक अजीब सी डिवाइस डाल ली जो कि वो कन्वर्ट कर रहा था उसकी लैंग्वेज को। मैक्स तो सिंपली कहता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ से जाने का रास्ता चाहिए, लेकिन ज़ेफ इतनी आसानी से उसे छोड़ने तो नहीं वाला था। ज़ेफ को लगने लगा था कि मैक्स एक बहरूपिया है और यहाँ हमारे ऊपर नजर रखने आया है। इसीलिए ज़ेफ ने मैक्स को बंदी बना लिया और अपने साथ बाकी लोगों के पास लेकर चले गया। मैक्स देखता है कि उस जगह पर इंसानों जैसे ही कई सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक पूरी यूनिटी बना ली है। कई सारे सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो लगातार रूल्स को फॉलो करते जाते हैं। मैक्स एकदम से शॉक हो गया कि इस अनजान प्लेनेट पर भी इंसान कब आए और कब अपनी बस्ती बना ली। अब मैक्स को यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के पास लेकर आया जाता है जो उसके दिमाग पर कुछ मशीन्स लगाकर उसे पूरे चेकअप कर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें लग रहा था कि मैक्स दूसरे प्लेनेट से आया हुआ कोई एलियन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैक्स की हरकतें इतनी ज्यादा फनी थी कि उन्हें लगने लगा कि ये पागल हो चुका है। हालांकि वो था तो एक इंसान ही, लेकिन उसका दिमाग खराब है। इसीलिए अब उन सारे वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि मैक्स को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा। वहीं पर वो पड़ा रहेगा और यही उसकी सजा है। उसे तो जाने का कोई मौका ही नहीं देंगे। अब मैक्स को बाकी सारे पेशेंट्स के साथ उस मेंटल असाइलम में ट्रांसफर किया जाने लगा। वहाँ पर मैक्स की मुलाकात गाय नाम के एक आदमी से होती है। वो तो उसी जगह पर सोल्जर का काम किया करता था और वो काफी ज्यादा पैशनेट होता है। मैक्स देख रहा था कि उस जगह पर काफी बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए थे, इसीलिए वो गाय से पूछने लगा कि आखिर ये किस काम में आते हैं। तब जाकर गाय बताता है कि ये हमारे कंट्रोल सेंटर हैं जिससे कि हम अपने इलाके पर नजर रखते थे। लेकिन अब थोड़ा सा आगे जाते ही कोई अनजान चीजों ने उनके बेस के ऊपर हमला कर दिया। वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं और एक बेस तो उनकी गाड़ी पर भी आकर गिर गया। इन सारी चीजों में कई सारे पेशेंट मारे गए और मैक्स तो यहाँ पर गाय की मदद करता है बाहर निकलने में। मैक्स से जितना हो पड़ा था वो उतने पेशेंट्स की जान बचा रहा था और अब गाय जब होश में आता है तब उसे पता चल गया कि ये काम जरूर उनके राइवल्स का होगा जो उनके ऊपर हमला करके पूरी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। गाय तो मैक्स का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचा ली। इससे गाय को अंदाजा हो गया था कि मैक्स पागल नहीं है, बल्कि उसका नेचर ही फनी टाइप का है। अब मैक्स को मेंटल असाइलम में ट्रांसफर तो कर दिया गया था, लेकिन उसे पानी में डालकर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जो इन सारी चीजों में इंक्लूड नहीं होते। उन वैज्ञानिकों को जरूर मैक्स की बॉडी में कुछ अजीब सा मिला होता है, इसीलिए वो लगातार अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते जा रहे थे। अब यहाँ स्ट्राइडर नाम के एक आदमी को जब मैक्स के बारे में पता चला तो वो कहता है कि मैक्स को किसी भी तरीके से मेरे सामने लेकर आओ, मुझे उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम है जो मैं उससे पूरा करना चाहता हूँ। अब ये स्ट्राइडर कौन था और उसे क्या जरूरत थी मैक्स की, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब फैड नाम का एक आदमी उसी मेंटल असाइलम में आ जाता है और उसने मैक्स को वहाँ से छुड़ा लिया जो उसे लेकर कहीं जाने लगा। मैक्स को भी कुछ अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो तो सिंपल फैड के कहने पर उसके साथ चला ही जा रहा था। अब यहाँ एल्डॉन नाम का एक और अनजान आदमी कह रहा था कि मैक्स के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। वो तो मैक्स की हर एक मूवमेंट की खबर मांगने लगा था। एल्डॉन तो वॉशरूम में चला गया था नहाने के लिए, लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया।
वहीं अब फेड लगातार मैक्स को गाड़ी में लेकर जा रहा था जिससे कि वो शहर की दूसरी तरफ लेकर जा सके। लेकिन जब फेड घड़ी को देखता है तभी अचानक उसके भी दम घुटने लगा। उसके मुंह से तो व्हाइट कलर के झाग निकल रहे थे जैसे कि उसे कोई जहर दे दिया गया हो। कई सारे लोग आ चुके थे जो गवर्नमेंट के एकदम अगेंस्ट होते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि लीडर्स उनके ऊपर राज करे। वो पूरी तरीके से फ्रीडम लेना चाहते थे। इसीलिए अब उन सभी लोगों ने गाड़ी को रोक लिया और फेड को काफी ज्यादा मारने लगे। मैक्स भी वहां से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। वो सभी लोग तो बहुत ही अजीब तरीके से एक एंथम गा रहे थे जो कि उन सभी की यूनिटी बनाए रखने में मदद करता था। मैक्स जब वो एंथम नहीं गाता तो वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और काफी टॉर्चर करने लगते हैं। पर मैक्स काफी ज्यादा फुर्तीला था इसीलिए वो वहां से कहीं दूर भाग गया। तब जाकर हमें पता चलता है कि इस पूरे प्लेनेट के इकोसिस्टम और पूरे रूल्स को बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि कुछ लीडर्स हैं जिनकी बात सभी लोग फॉलो करते थे और इनके अगेंस्ट जो भी काम करते हैं उन्हें रेबल्स कहा जाता था। रेबल्स बिल्कुल भी इन लीडर्स को फॉलो नहीं करते और पूरे प्लेनेट के ऊपर फ्रीडम चाहते हैं जिससे कि कोई भी कहीं जा सके। यहाँ मैक्स लगातार चलते हुए एक बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो रेडा नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा था। मैक्स उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा इसीलिए पास आकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी रेडा को छेड़ रहा है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। इसीलिए मैक्स उस आदमी को जाकर रोकने लगा। वो आदमी मैक्स के ऊपर काफी भड़क जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मैक्स एक बॉर्न फाइटर है। उस अनजान आदमी ने जैसे ही अपनी छड़ी मैक्स की तरफ मारी तभी मैक्स उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। वो अनजान आदमी समझ गया था कि मैं मैक्स का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो डर के मारे उसी समय कहीं दूर चला गया। रेडा यहाँ पर मैक्स का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचा ली, नहीं तो ये लोग उसके साथ पता नहीं क्या करते। मैक्स रेडा से काफी सारी बातें करता है और उसे स्पेस के अलग अलग चीजों के बारे में समझाता है। दोनों की बहुत ही कम समय में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब वो बार बंद होने के बाद जब मैक्स और रेडा बाहर की तरफ आते हैं तभी हमें वही अनजान आदमी दिखाई दिया जो अपने कई सारे लोगों के साथ वहाँ मैक्स को मारने के लिए आ चुका था। लेकिन मैक्स इनमें से किसी से भी नहीं डरता। वो तो बहुत ही बहादुरी से उनसे फाइट करता है और काफी धूल चटाता है। हालांकि उस अनजान आदमी ने अपने कई सारे लोगों को वहाँ लाया था और तो और वो सभी लोग मैक्स को रस्सियों से पकड़ भी लेते हैं, लेकिन मैक्स को इन चीजों में अच्छी ट्रेनिंग मिली थी और वो फाइटिंग में सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए देखते ही देखते उसने सारे लोगों को खत्म कर दिया। वो आदमी भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ रेडा मैक्स को लेकर अपने घर पर आ गई थी। तब जाकर मैक्स को पता चला कि रेडा और किसी की नहीं बल्कि गाय की बहन है। थोड़े ही समय में वहाँ पर गाय भी आ जाता है जो मैक्स को इधर देखकर चौंक तो गया था, लेकिन वो अपने घर पर रहने की परमिशन दे देता है क्योंकि मैक्स ने ही उसकी बहन की जान बचाई होती है। मैक्स भी उन दोनों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगा था। मैक्स को यहाँ पर बात पता चलती है कि इस पूरे प्लेनेट के लोगों को अंधविश्वास से भरा जा रहा था। यहाँ पर अभी भी वो कॉन्सेप्ट थे कि प्लेनेट फ्लैट सरफेस है और इसका कोई एंड नहीं। उन्हें तो ये तक भी नहीं पता होता कि इस प्लेनेट के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। दरअसल लीडर्स एक ही टीवी चैनल कास्ट करते थे जिसमें कि वो जो चाहे वही बातें बताते थे और लोगों के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें ये एक्सेप्ट ही करना पड़ता था। मैक्स समझ जाता है कि इन सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, तभी भी वो सारे लीडर्स इन्हें चकमा देकर अपना काम करवा रहे हैं। मैक्स जब गाय को समझाने की कोशिश करता है तो गाय सिंपली कहने लगा कि तुम कुछ नहीं जानते, हमारे लीडर्स कभी झूठ नहीं बोल सकते और हमें उनका फॉलो करना ही पड़ेगा। हमें तो उन रेबल्स को खत्म करना है जो हमारी गवर्नमेंट को गिराना चाहती है। अब गाय यहाँ पर मैक्स को कहता है कि तुम भी हमारे मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते थे। मैक्स की यहाँ पर स्पेसशिप खराब हो चुकी थी और वो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता था, इसीलिए फिलहाल के लिए वो मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। अगले दिन से ही मैक्स की मिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन होने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। एक समय पर सारे कॉम्पिटिटर्स के सामने निशाना लगाने वाला बोर्ड रखा गया था जिस पर उन्हें गोलियां चलानी थी। मैक्स तो अपने गन में मौजूद सारी की सारी बुलेट्स को एकदम परफेक्टली उसके ऊपर मार देता है। सभी लोग मैक्स की इस एबिलिटी को देखकर एकदम चौंक गए थे। हालांकि एक जूनियर उससे पूछता है कि आखिर ये कैसे कर रहे हो तुम, तो मैक्स उसे अच्छी तरीके से वे बता रहा था कि इसे कैसे किया जाता है। गाय को यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी होने लगी कि मैक्स तो अभी अभी आया है, वो हमसे अच्छा कैसे परफॉर्म कर ले रहा है, इसीलिए तुम उसे खराब मत करो अपने इस परफॉर्मेंस को दिखाते हुए। मैक्स भी इस बात को समझ गया था लेकिन वो गाय को कुछ बोलता नहीं। अब यहाँ पर उन सभी की पूरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें एक नया मिशन मिला होता है जिसमें कि उन्हें कई सारे रेबल्स को पकड़ना है जो गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं।
उस पूरे टीम का लीडर चैंग नाम का एक बहुत ही बुरा आदमी था। वो तो किसी भी रेबल को पकड़कर जान से ही मार देता। अब उसके लीडरशिप में मैक्स और कई सारे सोल्जर्स एक बिल्डिंग के अंदर घुसने लग जाते हैं। वहां पर तो जैसे ही उन्होंने रेबल्स को देखा तो वो उन्हें गोलियां मारने लगे, पर मैक्स नोटिस करता है कि ये सारे रेबल्स एक नॉर्मल इंसान है जो कि छुपकर यहाँ पर अपनी जान बचा रहे थे, और उन्होंने हमला तभी किया जब उनकी जान को खतरा होता है और वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। यहाँ पर जब सारे सोल्जर्स गन लेकर उन रेबल्स को मार रहे होते हैं तभी मैक्स ने अपनी गन छोड़ दी, क्योंकि वो इस तरीके से नॉर्मल लोगों की जान नहीं ले सकता था। तभी अचानक पीछे से एक और आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरा गन चलाने लगता है, जिसे कि चैंग ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ बचे हुए वो सारे रेबल्स को गाड़ी में भरने लगते हैं जिन्हें की सजा दी जाएगी। लेकिन अब चैंग मैक्स के पास आकर कहने लगा कि आखिर तुमने गन चलाना क्यों छोड़ दिया। तभी मैक्स बताता है कि मुझे लगा कि रेबल कोई क्रिएचर्स होंगे जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते होंगे, लेकिन यहाँ पता चला कि वो तो खुद इंसान है जो खुद की प्रोटेक्शन कर रहे थे। मैं इस तरीके से किसी को भी नहीं मार सकता। इसीलिए अब चैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है मैक्स के ऊपर और उसकी कंप्लेन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि ये लोग रेबल्स हैं और हमें इन्हें मारना है। अब उन सारे रेबल्स को फादर्स के सामने पेश किया जाता है जो कि उन लीडर के भी ऊपर आते थे। यही फादर्स होते हैं जो लीडर को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी खबर फैलानी चाहिए। अब उन सभी रेबल्स से पूछा जा रहा था कि आखिर तुम्हारा बेस कैंप कहाँ है और तुम लोग क्या प्लान बना रहे हो, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो सब तो खुद की प्रोटेक्शन में वहां पर छुपे हुए थे। अब यहाँ कुछ ना बताने के कारण उन फादर्स ने सोल्जर्स को आदेश दिया कि तुम इन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दो। एक आदमी के बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते हैं तो एक को काम करने के लिए रख दिया जाता है। वहीं अब एक आखिरी रेबल बाकी था जिससे कि पूछा जा रहा होता है कि तुम क्या जानते हो, लेकिन उस रेबल ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। तब जाकर उस रेबल की पूरी बॉडी पे एक अजीब तरीके का कॉस्ट्यूम पहनाया गया जिसके अंदर एक अजीब तरीके की गैस छोड़ी गई। ये गैस देखते ही देखते उस रेबल की पूरी चमड़ी को जला देती है, जिससे कि वो तड़पते तड़पते वहीं पर मारा गया। मैक्स ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत रखता है और कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले सोचता है। मैक्स तो फिलहाल के लिए जल्द से जल्द गाय के पास चला गया और उसे समझाने लगा कि ये गलत है। वो सभी लोग फादर के कहने पर नॉर्मल इंसानों को मार रहे हैं जो कि डरे हुए थे, लेकिन बहुत बार बोलने के बाद भी गाय अपनी गवर्नमेंट से धोखेबाजी नहीं कर सकता था। वो कहता है कि जैसा हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम सोल्जर्स हैं और हमारा काम है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना। यानी कि एक तरीके से गाय उन सारे फादर और गवर्नमेंट के डिसीजन की वैल्यू करता था। मैक्स इस बात को जानता है, लेकिन उसे कैसे प्रूव करे उसे समझता ही नहीं। अब चैंग यहाँ पर मैक्स को बुलाता है अपनी वफादारी साबित करने के लिए, क्योंकि उसे इस बात का पता लगाना था कि मैक्स किसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है और वो किसके साथ है। चैंग अपने सभी लोगों के साथ मैक्स को एक घने जंगल में लेकर आ जाता है जहां पर वो दो रेबल्स को पकड़ रखा था। उसने तो अब मैक्स से कहा कि तुम इन दोनों रेबल्स को जान से मार दो, लेकिन मैक्स तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। गाय भी उस जगह पर मौजूद होता है जो सारी चीजें देख रहा था, लेकिन अब चैंग को अंदाजा हो गया था कि मैक्स हमारे साथ तो नहीं है। इसीलिए चैंग ने अपनी बंदूक निकाली और मैक्स को गोली मार दी। गाय उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर चैंग के कई सारे सोल्जर्स उसे भी पकड़कर अपने साथ लेके चले गए थे। अब हमें उन सारे फादर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उन रेबल्स को रोकने के लिए हम क्या करें। तभी उन सभी लोगों में एल्डॉन नाम का एक फादर कहता है कि हमें रेबल्स के खिलाफ एक और जंग करनी चाहिए। इस जंग में हम सारे के सारे रेबल्स को खत्म कर देंगे और पूरे प्लेनेट को अपने हिसाब से चलाएंगे। और भी सारे फादर्स इस बात पर सोचने के बाद पूरी तरीके से एग्री कर जाते हैं। अब वहाँ के फॉरेस्ट में बहुत सारे रेबल्स छुप कर रहा करते थे, लेकिन अब उनके सामने मैक्स आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। मैक्स को देखकर वो सभी लोग चौंक गए और कहने लगे कि तुम्हें तो मार दिया गया था, आखिर तुम इस तरीके से जिंदा होकर कैसे वापस आ गए। तब जाकर मैक्स समझाता है कि हमारे प्लेनेट पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है जिससे कि हमारे सर पर ही मारने से हम मरेंगे, बाकी और किसी बॉडी पार्ट पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ रेबल के सारे मेंबर्स मैक्स को समझा रहे थे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। दरअसल बात ये होती है कि वो सभी के सभी फादर्स लोगों को गुमराह करना चाहते थे, और जो मिलिट्री बेसिस उन्होंने बनाए थे वो तो एक अजीब तरीके की वेव छोड़ते हैं जिससे कि लोगों का दिमाग कुछ समय के लिए एकदम बंद हो जाता और उन्हें उस समय दौरे पड़ने लगते। इससे वो सारे फादर्स इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जिससे कि वो उसी की बात माने और सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से फॉलो करें। अब अचानक वो सारे रेबल्स अपने मुंह के अंदर कुछ इंक्लूड करने लगे थे, जिससे कि अगले ही मोमेंट में मिलिट्री बेसिस के अंदर से कई सारी वेव बाहर छोड़ी गईं और वो सभी लोगों को दौरे पड़ने लगे थे। लेकिन मैक्स को इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करता था।
अब ये सारी चीजें एक हद से ज्यादा ना हो जाएं, इसीलिए मैक्स ने सभी लोगों को मोटिवेट किया कि हमें उन सोल्जर्स और सारे फादर्स के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। इसीलिए देखते ही देखते वो अपने सारे रेबल्स की टीम के साथ उनके मिलिट्री बेसिस की तरफ जाने लगा, जिससे कि वो पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर सके। सोल्जर्स को जैसे ये पता चलता है तो वो ओपन फायर करने लगे और सारे रेबल्स को भी मारने लगे थे। मैक्स ने देखा कि उनके कई सारे साथी मारे जा चुके हैं, इसीलिए उसने जल्द से जल्द टावर के ऊपर एक बड़ा सा बॉम्ब लगा दिया था, जिसके बाद वो सोल्जर्स को मारते हुए अपने घायल साथियों की मदद करते हुए उन्हें रस्सी से बांध देता है और सभी को वहां से लेकर जाने लगता है। थोड़े ही देर के अंदर अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण पूरा का पूरा मिलिट्री बेस टावर डिस्ट्रॉय हो चुका था। कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपनी जान गंवा बैठे थे और यही सारी चीजें मैक्स और उसके रेबल साथी करना चाहते थे। मैक्स तो किसी भी तरीके से अपने घायल लोगों को एक फॉरेस्ट में लेकर आ जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा था, जिससे कि मैक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ये सारी बातें अब फादर्स और उनके लोगों को पता चल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मैक्स को पकड़कर जान से मारने का आदेश दे दिया था। मैक्स तो किसी भी तरीके से सभी से बचता हुआ रेडा के पास आ जाता है, लेकिन उसे इतना अंदाजा नहीं होता कि कुछ लोगों ने मैक्स को देख लिया है वहां पर जाते हुए। ये बातें अब गाय को भी पता चलती हैं, इसीलिए वो मैक्स के पास आकर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैक्स भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक वहां चैंग अपने सारे सोल्जर्स के साथ आ चुका होता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही मैक्स के ऊपर नजर रख रहे थे और उन्हें लोकेशन का पता था। वो सब जल्द से जल्द वहां आकर रेडा को पकड़ लेते हैं, जिससे कि अब मैक्स को भी अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। वो सारे सोल्जर्स मैक्स को पकड़कर अब जेल में लेकर आ जाते हैं, जहां उसके पहचान की जेफ और ब्रैट नाम के आदमी भी मौजूद थे, यानी कि उन्हें साथ में ही अपनी सजा काटनी है। अब दूसरी तरफ स्ट्राइडर, जो इन सोल्जर्स का लीडर होने का काम किया करता था, उसे एल्डॉन, जो एक फादर होता है, वो अपने पास बुलाकर पूछताछ कर रहा था। दरअसल एल्डॉन को हाल ही में पता चला होता है कि मैक्स के ऊपर इन वेव्स का बिल्कुल असर नहीं होता, यानी कि उसे दौरे पड़ते ही नहीं। इसीलिए वो किसी भी हालत में मैक्स की एबिलिटी को अपने अंदर लाना चाहता था। इसीलिए एल्डॉन स्ट्राइडर और उसके सभी लोगों को गुमराह करता है और अपनी स्पेशल फोर्स से कहता है कि तुम मैक्स को किडनैप कर लो और ये कह देना कि उसे जान से मार दिया है, क्योंकि इन सारी चीजों से एल्डॉन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। अब हमें दूसरी तरफ मैक्स, जेफ और ब्रैड को दिखाया गया था, जिन्हें सजा के तौर पर एक फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है। उन्हें दुश्मनों के अड्डे से काफी सारे हथियार चुरा कर लाने थे, जो उन सोल्जर्स के काम में आ सके। ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर कई सारे रोबोटिक सोल्जर्स और खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। अब अचानक आगे बढ़ते ही उनके ऊपर कई सारे रोबोटिक सोल्जर्स ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो तीनों जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि एक गोली भी उन्हें लगी तो उनकी बॉडी फट जाएगी। मैक्स तो जेफ और ब्रैड से पूछता है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि अगर हम जरा भी उन रॉबोट्स की नजर में आए तो वो हमें जान से मार सकते थे। अब यहाँ मैक्स जेफ से उसी खतरनाक क्रिएचर के बारे में पूछने लगा, जिसे कि मैक्स ने तब देखा था जब वो इस प्लेनेट पर नया नया आया था। जेफ ने तो सिंपल कह दिया कि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि वो जरा भी देरी नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर हमला करके खत्म करने में। अब उन तीनों ने फॉरेस्ट वाला एरिया तो पार कर लिया था, जो पहुंच जाते हैं माउंटेन वाले इलाके में। थोड़ा आगे जाने पर ही जेफ एक ट्रैप में फंस गया था और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। मैक्स और ब्रैड तो किसी भी तरीके से अंदर की तरफ चले गए थे अपने दोस्त जेफ को बचाने के लिए, लेकिन वो एक बहुत ही अजीब तरीके की जगह थी, जो काफी बड़ी टनल होती है और यहाँ पर कई सारे मैकेनिकल चीजें दिखाई दे रही थी। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये उन फादर्स द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट बंकर्स हैं, जो कि सीक्रेट काम करने के लिए क्रिएट किए गए थे। वहाँ पर तो किसी के बहुत ही तेजी से चलने की आवाज सुनाई देती है और हमें थोड़ा सा वही क्रिएचर का पार्ट दिखाई देता है, जिससे कि मैक्स ने देखा था। हालांकि उन्हें जेफ मिल जाता है, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, पर अब अचानक एक रोबोटिक सोल्जर वहाँ का अलार्म बजा देता है और अब वही खतरनाक क्रिएचर उनके ऊपर हमला करने लगा था। जेफ लगातार उस क्रिएचर को मारने के लिए फायर करता जाता है और उस खतरनाक क्रिएचर ने तो मैक्स के ऊपर ही झपट्टा मार दिया था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। मैक्स जेफ को कहता है कि तुम गोलियां चलाना बंद करो, इससे ये बहुत ही ज्यादा डर रहा है और इसे कंफर्टेबल करना जरूरी है। उसे समझाना पड़ेगा कि हम उसके लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब ये कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैक्स ने उस क्रिएचर को काफी मारा, जिससे कि वो बेहोश हो गया। वो सभी लोग क्रिएचर को बांध कर रख देते हैं। उन्होंने तो अब एक रात उसी जगह पर गुजारने का डिसाइड किया, लेकिन पता नहीं क्यों जब जेफ और ब्रैड सो रहे थे, तब मैक्स ने
उस क्रिएचर के हाथ पैर खोल दिया और उसे जाने के लिए दे दिया और उसे वहाँ से दूर भेज दिया। ज़ेफ गुस्से से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जाकर मैक्स जवाब देता है कि वो एक जानवर है। उसका बिहेवियर बाकी जानवरों जैसा था कि अगर उन्हें जरा भी डर लगे या फिर उन्हें किसी से खतरा हो तो वो उनके ऊपर पहले ही अटैक कर देते हैं, लेकिन अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो वो भी अटैक बिल्कुल नहीं करेंगे। मैक्स की ये बात एकदम सच होती है और वो क्रिएचर वापस हमला करने कभी आया ही नहीं। अगले दिन की सुबह होते ही वो तीनों निकल पड़े थे आगे के रास्ते की तरफ। फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद उन्हें एक रेड कलर का टैंक दिखाया जाता है जो एक जगह पर फंस गया था और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मैक्स ने सोचा कि हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पीछे से एक और मिलिट्री टैंक आ गया जिसने की गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। वो तीनों किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और वहां से दूर भागने लगते हैं, लेकिन मिलिट्री टैंक का साइज काफी बड़ा था और उसके पास बहुत सारी गोलियां होती हैं। ज़ेफ और ब्रैड को भी नहीं समझ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तब जाकर मैक्स उस रेड वाले टैंक के पास चला जाता है और उसे अपनी पोजीशन से आजाद कर देता है, जिससे कि उसमें लगे हुए गन्स अपने आप ही चालू हो गए थे और उसके ठीक सामने वही दुश्मन का टैंक मौजूद था। लगातार हमला होने के कारण दुश्मन का टैंक भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन रेड वाले टैंक के अंदर कोई मौजूद नहीं होता है, इसीलिए वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अच्छी बात तो ये थी कि मैक्स तुरंत ही उस रेड टैंक के अंदर चला गया और फायरिंग वाले सारे कमांड्स के केबल्स काट दिए, जिससे कि वो रेड टैंक भी एकदम नॉर्मल हो गया। अब यहाँ मैक्स ब्रैड और ज़ेफ से बातें कर रहा था कि मैं यहाँ पर अब नहीं रहने वाला, मुझे इस प्लेनेट से होकर अपने घर जाना है जहाँ पर मैं खुश रहूंगा। लेकिन ज़ेफ कहता है कि इस प्लेनेट से बाहर नहीं जाया जा सकता। एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद सोल्जर्स ने काफी सारे डायनामाइट लगाए होते हैं, जिससे कि कोई भी वहां जाएगा तो मारा जाएगा। लेकिन मैक्स को इन सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने जल्द से जल्द रेड टैंक को ठीक किया और उसे लेकर तुरंत ही माइनिंग फील्ड की तरफ लेकर चला गया। देखते ही देखते सारे माइंस फटने लगते हैं, लेकिन मैक्स आगे बढ़ना रुकता ही नहीं। ये सारी चीजें अब एल्डॉन को पता चल चुकी थी, जो काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि मैक्स अब उसके हाथ से निकलते जा रहा था। अगर वो मैक्स की एबिलिटी को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अब मैक्स उस टैंक के अंदर मौजूद होकर उस मिलिट्री बेस की तरफ आ गया जहां रेबल्स को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। मैक्स इन सारी चीजों को देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो टैंक के अंदर ही बैठा था, जिसे कि सोल्जर्स अब रोकते हैं। उसके अंदर गाय जाकर चेक करने लगा, तभी मैक्स ने उसे अंदर की तरफ खींच लिया और अब मैक्स बिना कोई सेकंड थॉट लाए उस पूरे टैंक को लेकर सोल्जर्स के ऊपर ही चढ़ा देता है। उसने लगभग सोल्जर्स के मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। मैक्स यहाँ गाय को समझाने लगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, सिर्फ तुम मेरे प्लान को फॉलो करते रहो और हम तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ से मेरे प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ काफी अच्छी जिंदगी थी। गाय इस बार बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैक्स के इस प्लान के बारे में रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों टैंक के अंदर बैठकर एक बहुत ही बड़े प्लेस के ऊपर आ गए थे और शायद मैक्स ने रेस्क्यू मिशन बुला लिया था अपने प्लेनेट से, यानी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।